you by Kuku FM. Download the app now. कुछ रोज पहले पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ। यह धमाका आतंकवादी हाफिज सईद के घर के नजदीक हुआ था। अब पाकिस्तान ने इस धमाके का इल्जाम भारत पर लगाया है। उसका दावा है कि इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड एक भारतीय है, जिसका कनेक्शन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ है। ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। हम अपने धाम, अपने दफ्तर लौट आए हैं और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। बात है 23 जून 2021 की। जगह पाकिस्तान का लाहौर शहर। यहाँ जौहर टाउन नाम का एक इलाका है जिसमें एक कॉलोनी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी। उस रोज सुबह के तकरीबन 11:15 बजे थे जब यहाँ एक घर के पास जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि सड़क पर 4 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया। इसकी चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 6 साल का बच्चा अब्दुल हक भी शामिल था। ब्लास्ट के कुछ देर बाद पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत के आईजी इनाम गनी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह धमाका एक हाई वैल्यू टारगेट के घर के नजदीक हुआ। और ये टारगेट कौन था? इसका नाम है हाफिज सईद। हाफिज जमात उद दावा का मुखिया है। ये संगठन आतंकवादी ग्रुप लश्कर तैयबा का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस संगठन ने भारत में कई आतंकवादी हमले करवाए हैं। तो उस दिन यानी 23 जून को किसी ने हाफिज की ही मांद में घुसकर उसे उसकी भाषा में समझाने की कोशिश की थी। इस ब्लास्ट के पीछे कौन था? शुरुआत में लाहौर पुलिस के पास इससे जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं थी। वो ये भी पक्के से नहीं जानते थे कि ये बम ब्लास्ट है या आत्मघाती हमला। पाकिस्तान के अथॉरिटीज के पास फैक्ट्स नहीं थे, लेकिन बोलने के लिए मुंह था। सो आईजी इनाम गनी ने बिना किसी सबूत के दुश्मन देश का हाथ होने की रटी रटाई पंक्ति दोहरा दी। 23 जून ब्लास्ट के कुछ ही देर बाद मीडिया से बात करते हुए इनाम गनी ने कहा, ऐसे हमले आमतौर पर हमारे दुश्मन देश करवाते हैं। वो ऐसे हमलों के द्वारा पाकिस्तान और इसकी तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक तो अंकल जी इतने क्यूट है ना, इनको लगता है कि हाफिज सईद से इनकी तरक्की होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इनाम गनी ने नाम भले न लिया हो, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनका इशारा भारत की ओर है। इस संकेत में कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। पाकिस्तान में जब भी ऐसी कोई घटना होती है, वो आदतन भारत पर उंगली उठाता है। ये भारत द्वारा उस पर लगाए जाने वाले आतंकवाद संबंधी आरोपों की काउंटर स्ट्रेटजी भी है। कुछ इस शैली में कि तुमने हम पर आरोप लगाया तो हम भी तुम पर इल्जाम लगाएंगे। खैर, लाहौर ब्लास्ट पर लौटते हैं। पाकिस्तान ने इस धमाके की जांच का जिम्मा सौंपा CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को। शुरुआती जांच के बाद CTD ने बताया कि ब्लास्ट हाफिज के घर के पास खड़ी एक कार में हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था LEB 9928। इसमें करीब 15 किलो विस्फोटक प्लांट किया गया था और इसे रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर किया गया। कार किसकी थी? मालिक का नाम शकील अहमद। पाकिस्तानी पंजाब में हफीजाबाद नाम का शहर है, यहीं रहते हैं शकील। 29 नवंबर 2010 को गुजरावाला इलाके में कुछ अपराधियों ने उनकी ये कार लूट ली थी और करीब 1 साल बाद लाहौर के एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड ने चोरी की ये कार खानेवाल जिले में बरामद की। उन्होंने कार वापस शकील को लौटा दी। कुछ दिन बाद शकील ने ये कार सेकंड हैंड में किसी को बेच दी और तब से इसे कई दफ़ा खरीदा और बेचा जा चुका था। कार का आखिरी खरीदार कौन था, इसका रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं है। ये नहीं है वाला बयान तब था जब शुरुआती जांच चल रही थी, लेकिन 25 जून को लाहौर की पुलिस को कार के इस आखिरी खरीदार की जानकारी मिल गई। इस रोज एक नाम सामने आया, पीटर पॉल डेविड का। कौन है ये आदमी? एक कारोबारी है। वो बहरीन में स्क्रैप और होटल का बिजनेस करता है। करीब 11 साल पहले पीटर अपने परिवार के साथ कराची में बस गया। वो कराची, लाहौर और दुबई आता जाता रहता था। पिछले कुछ समय से वो पाकिस्तान के बाहर ही रह रहा था। 1.5 महीने पहले ही पाकिस्तान लौटा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार का आखिरी मालिक पीटर था। 25 जून को लाहौर एयरपोर्ट से पीटर को गिरफ्तार किया गया। उस समय पीटर लाहौर से कराची जा रहे एक विमान में बैठा था। ब्लास्ट में मिली भगत के आरोपों पर पीटर का बयान, उसने खुद को निर्दोष बताया। दावा ये कि ब्लास्ट के समय कार उसके पास थी ही नहीं। पीटर के मुताबिक कुछ दिन पहले वो दुबई गया था और यहाँ उसके एक दोस्त ने कहा कि गुजरावाला में रहने वाले उसके एक दोस्त को कुछ दिनों के लिए कार चाहिए। पीटर का दावा है कि पाकिस्तान लौटने के बाद दोस्त के कहे मुताबिक उसने एक आदमी को अपनी कार दी थी। एजेंसियों ने पीटर से उस आदमी का हुलिया पूछा तो पीटर बोला कि कार लेने आए शख्स ने मास्क पहना था, इसलिए वो चेहरा देख नहीं पाया। क्या पीटर को अरेस्ट किए जाने की वजह इतनी ही थी? यहाँ ब्लास्ट में उसकी कोई सीधी भूमिका भी थी? इन सवालों पर पाकिस्तान से अगला बड़ा अपडेट आया 26 जून को।
इस दिन पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने बताया कि उन्होंने कराची स्थित पीटर के घर की तलाशी ली। इस दौरान उन्हें पीटर से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स मिले, मसलन उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी अप्रवासियों को मिलने वाला नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी और कुछ ऐसे कथित कागजात जिनसे पता चलता कि पीटर के पास किसी और देश की नागरिकता थी। इसी दिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से फॉरेन हैंड से जुड़े कुछ और दावे पेश किए। मसलन पाकिस्तान का अखबार है एक डॉन, उसने जांच टीम में शामिल एक अधिकारी के हवाले से खबर छापी जिसके मुताबिक विदेश यात्राओं के दौरान पीटर कुछ विदेशी हैंडलर्स से मिलता था और ये शायद पाकिस्तान के एक पड़ोसी देश से ऑपरेट करते हैं। इन्होंने ही कुछ दिन पहले एक अरब मुल्क में पीटर के साथ मीटिंग की और उसे धमाके का निर्देश दिया। इस अपुष्ट खबर पर जल्द ही आधिकारिक मुहर भी लग गई। पाकिस्तान ने यह तो नहीं बताया कि वो कथित फॉरेन हैंडलर्स किस देश के हैं, इतना ज़रूर बताया गया कि हालिया मिले नए साक्ष्यों के मद्देनज़र इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस कथित आतंकी हमले के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की जांच की जा रही है। और अब इसी जांच पर पाकिस्तान से एक और अपडेट आया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान इशारों में जो कह रहा था उसने अब इसे शब्द दे दिए। उसने ब्लास्ट का आरोप सीधे भारत पर लगाया। क्या कहा है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ। बीते रोज यानी 4 जुलाई 2021 को NSA यूसुफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें उनके साथ पंजाब के पुलिस चीफ इनाम गनी और सूचना मंत्री फवाद चौधरी भी थे। यहाँ NSA यूसुफ ने दावा किया कि लाहौर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड एक भारतीय नागरिक है जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है। यूसुफ के मुताबिक IG इनाम गनी ने बताया कि हमारे पास इस घटना से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट्स हैं, इसमें विदेशी खुफिया एजेंसियों की संलिप्तता से जुड़े सबूत मिले हैं। मैं बिना किसी शुबहे के आपको बताना चाहता हूं कि इस ब्लास्ट से जुड़े सारे ब्यौरे भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की ओर ले जाते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या इस ब्लास्ट में इंडियन स्टेट का हाथ है, पाकिस्तान के NSA का जवाब था, जिस दिन धमाका हुआ उस दिन हमारे इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों साइबर अटैक हुए। इन साइबर अटैक्स की मंशा थी हमारी जांच प्रक्रिया को नाकाम करना। दोषी जांच की दिशा भटकाना चाहते थे ताकि उनके नेटवर्क को भागने का समय मिल सके। हमें पूरा यकीन है कि जौहर टाउन ब्लास्ट और इन साइबर अटैक्स का आपस में ताल्लुक है। इनका बड़ा स्केल देखकर पक्का हो जाता है कि इसके पीछे हमारे पड़ोसी सरकार शामिल थी। क्या पाकिस्तान ने भारत पर लगाए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत दिया है? जवाब है नहीं। यहाँ तक कि कथित मास्टरमाइंड का नाम तक नहीं बताया गया। ये मास्टरमाइंड पीटर ही है या कोई और, ये भी नहीं पता। पाकिस्तान के NSA ने साक्ष्य कोई नहीं दिया और बयान दिया। बोले इस ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए पैसे भारत से फाइनेंस हुए थे। ये पैसा किन्हीं और देशों के मार्फत रीरूट करके भेजा गया था। भारत दुनिया से कहता है कि वो रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन असलियत में वो हमारे नागरिकों को शहीद करने की योजनाएं बनाता है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हम अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं। हमारे पास ठोस सबूत हैं कि इस ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को भारत ने स्पॉन्सर किया। इस ब्लास्ट में भारत का नाम घसीटने के साथ ही पाकिस्तान ने अफगानी शरणार्थियों पर भी उंगली उठाई और बोले कि हमले को अंजाम देने वाले मुख्य संदिग्धों में एक नाम ईद गुल का है। वो मूल रूप से अफगानिस्तान का निवासी है। हम बार बार कहते आए हैं कि अफगान शरणार्थी हमारे भाई बहन हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वो सम्मानजनक रूप से अपने मुल्क लौट जाएं। अफगानी शरणार्थियों की बड़ी संख्या शांति से रहती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बुरे काम करके सारे शरणार्थियों का नाम खराब करते हैं। पाकिस्तान इस इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क को दुनिया के आगे लाएगा, भारत की असलियत का पर्दाफाश करेंगे, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के NSA के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 4 जुलाई की शाम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान, उनके 2 ट्वीट आए। इसमें उन्होंने लिखा कि हमने आतंकियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहचान कर ली है। इस घिनौनी आतंकी घटना की प्लानिंग और फाइनेंसिंग का ताल्लुक भारत द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे आतंकवाद से है। ग्लोबल एजेंसियों को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान ने ये सब इल्ज़ाम लगा दिए। हमारे भारत ने क्या कहा? भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स ने सरकार में अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के लगाए इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, पाकिस्तान ने भारत पर ये आरोप क्यों लगाए? क्या इन आरोपों की टाइमिंग में कुछ खास है? जवाब है हाँ। हमने आपको 4 जुलाई को आयोजित पाकिस्तानी NSA की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSA यूसुफ ने भारत पर इल्ज़ाम लगाने के बाद जिक्र किया जम्मू कश्मीर में हुई एक हालिया घटना का। कौन सी घटना? बात 27 जून की है। इस रोज सुबह के वक्त जम्मू स्थित एयरफोर्स बेस पर 2 धमाके हुए, जिसमें भारतीय वायुसेना के 2 कर्मी घायल हुए। शुरुआती जांच के मुताबिक ये दोनों धमाके ड्रोन के द्वारा करवाए गए। इसके बाद आशंका उठी कि कहीं ये 2016 में हुए पठानकोट अटैक जैसी वारदात की कोशिश तो नहीं, और इन शंकाओं के मद्देनजर पाकिस्तान और वहां सक्रिय आतंकी गुटों का जिक्र आना स्वाभाविक था। और शायद यही वजह थी कि 4 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में
पाकिस्तानी NSA ने इस ड्रोन प्रकरण का जिक्र किया और इसे खारिज करने के अंदाज में बोले कि साइबर अटैक्स के अलावा एक और ड्रामा चल रहा है। कश्मीर में कुछ रहस्यमय ड्रोन्स के उड़ने की बात कही जा रही है। इस ड्रामे का लॉजिक स्पष्ट है। ऐसा करके भारत लाहौर ब्लास्ट से ध्यान भटकाना चाहता है। पाकिस्तान के NSA के इस बयान पर गौर करिए। 27 जून को जम्मू स्थित भारतीय वायुसेना के बेस पर धमाके हुए, ये सत्य है। पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था और उसका संबंध पाकिस्तान से था, ये भी सत्य है। यानी जम्मू में हुई घटना को लेकर भारत का चिंतित होना वाजिब है। भारत इस मामले की जांच कर रहा है। हो सकता है इस हालिया घटना में भी पाकिस्तान की भूमिका मिले। तो क्या इसी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने लाहौर ब्लास्ट का ठीकरा भारत पर मर दिया? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने पहली दफा भारत पर ऐसे इल्जाम लगाए हों। इससे पहले भी कई मौकों पर वो रॉ और भारत सरकार पर उंगली उठाता रहा है। मसलन पाकिस्तान दावा करता है कि रॉ बलूचिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान दशकों से बलूचिस्तान का दमन कर रहा है। पाकिस्तान की सेना और ISI के नेक्सस ने बलूचिस्तान में हजारों बेगुनाहों की हत्या करवाई, उनके मूलभूत मानवाधिकार छीन लिए। इन क्रूरताओं की पुष्टि इंटरनेशनल संगठन और मीडिया भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता। वो बलोचों द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियावादी हिंसा को आतंकवाद कहता है। पाकिस्तान अपनी करनी नहीं देखता, उल्टा बलूचिस्तान में होने वाली हिंसा का ठीकरा भारत पर फोड़ता है। आपको कुलभूषण जाधव का प्रकरण याद होगा। पाकिस्तान उन्हें भी रॉ का एजेंट बताता है। उनका कहना है कि रॉ ने बलूचिस्तान को अस्थिर करने के लिए जाधव को वहां भेजा था, जबकि भारत कहता है कि कुलभूषण जाधव बिजनेस के काम से ईरान गए थे और वहीं से पाकिस्तानी एजेंट्स ने उन्हें किडनैप कर लिया। पाकिस्तान दशकों से भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठनों को खुलेआम सपोर्ट देता आ रहा है। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में नायक का दर्जा मिलता है। हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाहुद्दीन तक कितने ही भारत विरोधी आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। सेना और ISI उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है। अब 23 जून को हुए लाहौर ब्लास्ट की ही मिसाल लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के समय हाफिज सईद अपने घर में ही था और घर के बाहर उसकी सुरक्षा में तैनात थी पाकिस्तान की पुलिस। हाफिज जैसे आतंकवादी को जेल में होना चाहिए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन सजा देने की जगह पाकिस्तान स्टेट प्रोटेक्शन देता है। भारत बरसों से अपील कर रहा है कि मुंबई टेरर अटैक के मामले में पाकिस्तान हाफिज को उसके हवाले करे ताकि उस पर भारत में केस चलाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने ये अपीलें नहीं मानी। पाकिस्तान टेरर स्टेट है और ये आरोप हवाई नहीं है। इसे साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य हैं। दुनिया जानती है पाकिस्तानी स्टेट भारत और अफगानिस्तान में आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है और इसी के चलते अमेरिका समेत कई मुल्कों ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध भी लगाए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने खुद को करेक्ट करने का कोई जतन नहीं किया, उल्टा भारत पर आतंकवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगाया और ये लगाता रहता है। मसलन नवंबर 2020 की एक घटना, इस महीने पाकिस्तान ने एक डॉजियर जारी किया। इसमें क्या था? पाकिस्तान के मुताबिक ये कागजात भारत द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे आतंकवाद के प्रमाण थे। पाकिस्तान ने ये डॉजियर पब्लिक करते हुए दुनिया से भारत पर कार्रवाई करने की अपील की। उसने ये कथित सबूत UN और सुरक्षा परिषद के साथ साझा किए, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया। और विडंबना देखिए कि इस डॉजियर को पेश करने वालों में पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार भी शामिल थे। पाकिस्तान सेना खुद आतंकवाद की सबसे बड़ी पोषक है और उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी और को आतंकी स्टेट कहा जाना कितनी भीषण आयरनी है। इसी तरह मई 2015 में भी तत्कालीन पाकिस्तानी सेना के कमांडरों ने एक बयान जारी किया जिसमें इल्जाम लगाया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ा रही है। इस बयान के 2 दिन पहले कराची पुलिस ने MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिन पर रॉ के इशारे पर हिंसा भड़काने का आरोप था। अब एक दिलचस्प चीज देखिए, MQM पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी थी। सिंध प्रांत में रहने वाले मुहाजिरों की पॉलिटिक्स करती थी। मुहाजिर मतलब बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान गए मुसलमान। आपको आमिर खान की सरफरोश याद होगी। इसमें नसीरुद्दीन शाह का किरदार गुलफाम हसन मुहाजिर होता है। पाकिस्तान इन मुहाजिरों के साथ लंबे समय से भेदभाव करता आया है। इन्हें अपना वोट बैंक बनाता है MQM और इसी पॉलिटिक्स के बूते वो केंद्र की सरकारों में गठबंधन पार्टनर भी रहा। ऐसी पार्टी हिंसा करती है और इल्जाम लगाया जाता है भारत पर, वो भी बिना कोई सबूत सामने रखे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि भारत द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में उल्टा भारत पर यह आरोप मढ़ देना पाकिस्तान की प्रवृत्ति रही है। ऐसा करके वो दुनिया के आगे खुद को निर्दोष दिखाने का जतन करता है, दिखाता है कि हम खुद आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं। लेकिन आतंकवाद के मसले पर भारत के ठोस सबूतों को जिस तरह का इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है कि भारत के इल्ज़ाम सही हैं, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है और इसीलिए उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पा रही। यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। चूंकि पाकिस्तान की बात हो रही है इसलिए हमें कारगिल युद्ध का ध्यान आ गया। इस पर एक किताब है, कारगिल वॉर सागा,
समय मिले तो पढ़िएगा, और पढ़ने का वक्त ना हो तो आप कुकू FM ऐप पर, जिनके साथ हमारा टाई अप हुआ है, इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसके लिए आपको कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ललन टॉप के दर्शकों को यहाँ 20% छूट भी मिलेगी। इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेते हुए LT, L फॉर ललन, T फॉर टॉप, LT20 कोड डालना होगा। इससे जुड़े ब्यौरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। यहाँ देश के उत्तरी क्षेत्र में तालिबान की जीत और मजबूत होती जा रही है। 4 जुलाई को 1 दर्जन से ज्यादा और जिलों पर तालिबान का कब्जा हो गया। ज्यादातर जगहों पर अफगान फोर्सेस तालिबान को फाइट दिए बिना भाग रही हैं। 4 जून को बदख्खां और ताखर प्रांतों में चल रही लड़ाई के दौरान 300 से ज्यादा अफगान सैनिक फ्रंट छोड़कर पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग गए। कई जगहों से अफगान सैनिकों की सरेंडर की भी फुटेज आ रही है। सरेंडर करने वाले सैनिकों को तालिबान गले लगाता है और घर लौटने के लिए पैसे भी दे रहा है। अगली सुर्खी इजिप्ट से है। मार्च 2021 में यहाँ स्वेज नहर 6 दिनों तक ब्लॉक रही थी। ये ब्लॉकेट जापानी कंपनी एवर गिवन के कंटेनर शिप के चलते हुआ था। आपको वो तस्वीरें खूब याद होंगी। स्वेज कैनाल अथॉरिटी ने ब्लॉकेट के बाद से जहाज और क्रू को बंधक बनाकर रखा था। कहना था ब्लॉकेट के चलते नुकसान हुआ, कंपनी पैसा दे तभी जहाज छोड़ेंगे। अब खबर आई कि मुआवजे की रकम पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, सल्ली मुल्ली हो गई। जहाज और क्रू को 7 जुलाई तक रिहा कर दिया जाएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।